सो सेक्शन ए को एनालाइज करने के बाद अब हम बढ़ते हैं आपके बाकी के सैम्पल पेपर के सेक्शंस की ओर। सबसे पहले वी विल टेक योर सेक्शन बी। ये शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 17 से एंड इट इज़ अप टू क्वेश्चन नंबर 25 विच कैरी 2 marks each. So the first question of section B is that state the composition and principle of oral pills as a contraceptive measure taking the sample of सहेली। यहाँ पे हमें सहेली का एग्जाम्पल लेना है जो कि कंट्रासेप्टिव पिल है और हमें उसकी कंपोजिशन बतानी है और उसका प्रिंसिपल बताना है किस प्रिंसिपल पर वो वर्क करती है। वेरी इजी आंसर इसका यही होगा कि या तो इसमें प्रोजेस्ट्रोजन अलोन होगा, प्रोजेस्ट्रोजन सिर्फ इसमें प्रेजेंट रहेगा, या फिर इसमें कॉम्बिनेशन होता है प्रोजेस्ट्रोजन का और एस्ट्रोजन का। एंड द प्रिंसिपल ऑन विच इट वर्क इज दैट ईदर इट इनहिबिट्स ओव्यूलेशन और इट इनहिबिट्स इम्प्लांटेशन। या तो ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देगी या फिर ये इम्प्लांटेशन को इनहिबिट कर देगी, और ये ऑल्सो ऑल्टर करती है सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को ताकि स्पर्म्स की एंट्री जो है वो प्रिवेंट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कैरियोटाइप ऑफ अ चाइल्ड शोज ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर एंड स्टेट द सिम्टम्स विच आर लाइकली टू बी एग्जिबिटेड इन दिस केस। राइट, तो इसमें आपको पूछा गया है कि कैरियोटाइप, अगर किसी कैरियोटाइप में किसी चाइल्ड के 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इस डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करना है और उसके सिम्टम्स बताने हैं। तो 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से पहले आपको कैरियोटाइप का पता होना चाहिए। कैरियोटाइप क्या होता है? कैरियोटाइप होता है क्रोमोसोम का नंबर एक सेल में और उसका विजुअल अपीयरेंस कैसा है, क्रोमोसोम्स का विजुअल अपीयरेंस वो दिखने में कैसे हैं, उसे हम लोग कैरियोटाइप बोलेंगे। तो 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी मतलब कि 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है आपके वो 3 बार प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यानी कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है 21 वो आपका प्रेजेंट रहेगा। नॉर्मली क्या होता है, 2 क्रोमोसोम्स, हर एक क्रोमोसोम का एक साथ में उसका पेयर प्रेजेंट रहता है, यानी कि इन टोटल वी हैव 2 क्रोमोसोम्स ऑफ ईच नंबर, बट हेयर 21 क्रोमोसोम आपका 3 बार प्रेजेंट है, यानी कि एक एक्स्ट्रा कॉपी जो है वो प्रेजेंट रहेगी। तो इस डिजीज़ को हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, या तो जो चाइल्ड होगा जो सफ़र करेगा दैट विल बी शॉर्ट स्टैचर्ड, स्मॉल राउंड हेड होगा उसका, फरोड टंग होगी, पार्शली ओपन माउथ होगा, इट विल हैव अ कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट भी रिटार्ड रहती है। Moving to your next question, question number 19, which is explain 4 advantages of mycorrhizal association to plants। तो mycorrhizal association क्या होती है? ये एक symbiotic fungal association होती है प्लांट्स के साथ। तो इसकी हमें 4 एडवांटेजेस बतानी है। ये फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करती है सॉइल से, पास करती है उसको प्लांट्स में, फिर प्रोवाइड करती है रेजिस्टेंस टू रूट बोर्न पैथोजन, जो कि जड़ों से जो आपके पैथोजन जो है वो आपके प्लांट्स को डैमेज करते हैं उनसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगी। ये टॉलरेंस को एनहांस करती है प्लांट की टूवर्ड्स सैलिनिटी एंड ड्रॉट, एंड इट ऑल्सो इंड्यूसेस एन ओवरऑल इंक्रीज इन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Then we come to your question number 20. Explain the method to increase competency of the bacterial cell membrane to take up recombinant DNA। क्या पूछ रहे हैं इसमें कि अगर हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसी बैक्टीरियल सेल में डालना है तो हमें वो मेथड्स बताने हैं जिसकी हेल्प से सेल मेम्ब्रेन उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले सके। तो इसमें आपको सबसे पहले तो क्या करना होता है, बैक्टीरियल सेल को हमें डाइवेलेंट कीटायन के साथ ट्रीट करना होता है। नेक्स्ट स्टेप इसमें होता है कि हमें उस बैक्टीरियल सेल को रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ आइस पर इंक्यूबेट करना पड़ेगा, मतलब उसको आइस के साथ रखना पड़ेगा फॉर सम टाइम, और उसके बाद फिर हमें उसे 42 डिग्री सेल्सियस पे रखना है, द रिकॉम्बिनेंट डीएनए एज वेल एज द योर बैक्टीरियल सेल। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं हीट शॉक मेथड, और फिर दोबारा से उसे हम लोग आइस पर रख देते हैं। इस मेथड की हेल्प से इजीली बैक्टीरियल सेल जो है या फिर उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा परमिएबल हो जाती है टुवर्ड्स द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नेक्स्ट आपको बताया है व्हाट आर बायोरिएक्टर्स and how are large volumes of culture maintained and processed in them। तो बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं? बायोरिएक्टर्स आपके
बड़े बड़े वेसल्स होते हैं जिसमें कि हम लोग रॉ मटेरियल डालते हैं ताकि हमें उससे एक प्रोडक्ट, हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो है वो हमें मिल सके। तो बायोरिएक्टर्स को मैं अपनी एक ऑलरेडी वीडियो में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ जाके उसको चेक कर सकते हो। और इसके साथ पूछा गया है कि कैसे मेंटेन कर सकते हैं हम कल्चर को और कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। तो उसमें हमें ऑप्टिमल कंडीशंस जो हैं वो सारी प्रोवाइड करवानी पड़ती हैं, लाइक किसी भी ऑर्गेनिज्म के या फिर वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की ग्रोथ के लिए हमें वहाँ ऑप्टिमम टेम्परेचर देना होगा, पीएच देना होगा, सॉल्ट्स, वाइटामिन्स, ऑक्सीजन, ये सब कुछ प्रोवाइड करवाना होगा। नाउ वी कम टू योर क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ सेक्शन बी। Explain the role of enzymes in the extraction of DNA from rhizopus in its purest form। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि राइजोपस क्या है। तो राइजोपस क्या है? एक फंगस है। तो अगर हमें फंगस से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले हमें उसकी सेल वॉल को ब्रेक करना होगा। एंड फंगस की सेल वॉल में प्रेजेंट रहता है काइटिन, और उससे ब्रेक करने के लिए हमें एंजाइम चाहिए होगा काइटिनेज, राइट। फिर उसके बाद जो बाकी के मॉलिक्यूल्स हैं जैसे आरएनए हैं, आरएनए को रिमूव करने के लिए हमें राइबोन्यूक्लिएज चाहिए होगा, प्रोटीन को रिमूव करने के लिए हमें प्रोटीएज चाहिए होगा, और इसी तरह से बाकी के मॉलिक्यूल्स को भी रिमूव करने के लिए उसका रिस्पेक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम वी विल यूज एंड द डीएनए कैन बी इजीली आइसोलेटेड। Next question here is, what are sticky ends? State their significance in recombination DNA technology। स्टिकी एंड्स क्या होते हैं? स्टिकी एंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। स्टिकी एंड्स आपके ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस होते हैं जो कि तब फॉर्म होते हैं जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो स्पेसिफिक बेस पेयर्स पे या फिर सीक्वेंस पे एक्ट करता है, जिसे हम बोलते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस। और जब वो उस पर एक्ट करेगा तो वो उसे कट कर देगा और आपके ये जो लेफ्ट आउट जो आपके स्ट्रक्चर्स होंगे, ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, इसे हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स। अब इसी में आपको ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर बाय विच पीसीआर एड्स इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। आपको वो प्रोसीजर बताना है जिसकी हेल्प से पीसीआर कैंसर की अर्ली डिटेक्शन कर सकता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए को हम लोग रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल जिसे प्रोब बोलते हैं उसके साथ टैग करते हैं, फिर उसे हाइब्रिडाइज करवाया जाता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ। अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी अच्छे से पढ़ी है तो ये आपको समझ में आएगा कि रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल क्या है और फिर आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या है, और फिर उसे क्लोन करवाया जाता है, ठीक है, यूजिंग योर। उसके बाद उसको डिटेक्ट करते हैं हम लोग अंडर आपका ऑटो रेडियोग्राफी, एंड द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल अपीयर, मतलब जिसमें म्यूटेटेड जीन होगा वो आपका फोटोग्राफिक फिल्म पे अपीयर नहीं होगा क्योंकि प्रॉप जो है उसके साथ जाके अटैच ही नहीं होंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है वो वहाँ पर होगा ही नहीं। Now we come to your next question, which is your 23rd question. Explain how advanced ex situ conservation techniques assist in preserving threatened species of plant and animals। इसमें हमें क्या बताना है, हमें एडवांस्ड एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी नेचुरल हैबिटेट से अलग रखना, अलग कंजर्व करना। तो थ्रेटेंड स्पीशीज के लिए एडवांस्ड एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या हो सकती है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए? एनिमल्स के लिए गैमेट प्रिजर्वेशन होता है जहाँ पे हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन की हेल्प से उनके गैमेट्स को प्रिजर्व करके रखते हैं, और प्लांट्स के लिए हम लोग एक्स प्लांट को अलग कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं टिश्यू कल्चर की मेथड से, या फिर सीड्स को हम लोग सीड बैंक्स में रख सकते हैं। Next we have defined the interference competition. Give one example that support competitive exclusion occurring in nature. तो इंटरफेरेंस कंपटीशन का आपको पता होना चाहिए क्या होता है। इंटरफेरेंस कंपटीशन मतलब कि किसी एक स्पीशीज़ की फीडिंग एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी किसी दूसरे स्पीशीज़ के इंटरफेरेंस की वजह से, ठीक है। एक स्पीशीज़ की फीडिंग एफिशिएंसी की मतलब उसका जो फूड है वो जिस फूड पे फीड कर रहा है वो एफिशिएंसी उसकी
कम हो जाएगी, उस फूड को लेने की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई दूसरी स्पीशीज उसी फूड पे फीड कर रही है, उसका इंटरफेरेंस हो रहा है दूसरी स्पीशीज का। तो इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे अबिंगडन टॉर्टोइस जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए थे क्योंकि वहाँ के जो आइलैंड थे वहाँ पे गोट्स का इन्वेजन हो गया था और उनकी ब्राउजिंग एफिशिएंसी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी गोट्स की एज कंपैरिजन टू द टॉर्टोइस। या फिर इसके अलावा आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि बेलेनस जो बार्नेकल्स थे, ठीक है, देवर डोमिनेटिंग इन द इंटरटाइडल एरिया, जिसकी वजह से जो स्मॉलर बार्नेकल थे कैथमेलिस वो वहाँ से हट चुके थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 which is define 25 the tropical regions are likely to have more biological diversity than the temperate regions। हमें कोई भी दो इसके रीज़न देने हैं अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए। तो ट्रॉपिकल रीजन्स में सबसे पहले तो ये होता है कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो अनडिस्टर्ब्ड रहेगा, राइट, वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है, वहाँ का एनवायरनमेंट स्टेबल रहता है। और एक रीज़न हम लोग ये भी दे सकते हैं कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो लेस सीजनल होता है, ठीक है, और मोर कांस्टेंट होता है, ज़्यादा सीजनल वेरिएशंस ट्रॉपिकल रीजन्स में नहीं देखी जाती। या फिर वहाँ पे सोलर एनर्जी जो है वो ज़्यादा अवेलेबल रहती है एज कंपेरिजन टू योर टेम्परेट रीजन। तो ये 3 रीजन्स हैं, इनमें से कोई भी 2 रीजन्स आप लिख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ वी हैव कम टू योर सेक्शन सी विच विल कैरी 3 मार्क्स ईच, राइट। एंड सबसे पहले इसमें आपका क्वेश्चन आता है कि अ फुली डेवलप्ड फिटस इनिशिएट्स इट्स डिलीवरी फ्रॉम द मदर्स वूम, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इसमें बोला गया है कि एक जो फुली डेवलप्ड फिटस होता है वो अपनी ही डिलीवरी को इनिशिएट करता है अपनी मदर की वूम से। तो हमें इस स्टेटमेंट को क्या करना है, जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो थोड़ा ट्रिकी सा ये क्वेश्चन है, मतलब ट्रिकी भी नहीं है बट इसका जो प्रोसेस है थोड़ा समझने में टाइम लगता है। तो पार्चुरेशन के जो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, पार्चुरेशन क्या होता है, पार्चुरेशन होता है कि बेबी का मतलब एक्सपल्जन ऑफ बेबी फ्रॉम बर्थ कैनाल। तो वो सिग्नल्स जो ओरिजिनेट होते हैं वो फुली डेवलप्ड फिटस से और प्लासेंटा से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होती है। मदर की जो वूम होगा, मदर का जो यूटेरस होगा उसमें माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, हल्की हल्की कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगी, जिसे कि हम लोग बोलते हैं फिटस इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो क्या बोल रही हूँ मैं कि फुली डेवलप्ड फिटस से और प्लासेंटा से माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगी, जिसे हम बोलते हैं फिटस इजेक्शन रिफ्लेक्स। अभी जो फिटस इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है ये क्या करता है, ये ट्रिगर करेगा रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, ठीक है। ये जो माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है ये मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेंगी और ये क्या करेंगी, सिग्नल देंगी मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड को कि उन्हें ऑक्सीटोसिन रिलीज करना है। अब ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या होता है, यूटेराइन मसल्स पर एक्ट करके स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को कॉज करना, ठीक है। क्या होगा कि स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा ऑक्सीटोसिन, राइट। इसकी वजह से क्या होता है, जब स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगी तो दोबारा से क्या होगा, मदर का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको सिग्नल जाएगा कि उसको दोबारा से ऑक्सीटोसिन को रिलीज करना है। और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है, स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होती रहती है तब तक जब तक कि बेबी की डिलीवरी ना हो जाए या फिर पार्चुरेशन ना हो जाए। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट वन इज Question number 27. How would you find out the genotype of a pea plant with violet flower? Explain with the help of Punnett square showing crosses. तो इसमें आपको पूछा गया है कि आप कैसे किसी भी वायलेट फ्लावर का जीनोटाइप बताओगे। आपको एक पन्नेट स्क्वायर बनाना है और उसकी हेल्प से आपको क्रॉस जो है वो शो करना है। तो आंसर इसका होगा बाय द हेल्प ऑफ टेस्ट क्रॉस। आप इजीली बता सकते हो क्योंकि वायलेट फ्लावर जो है वो हमारा कुछ भी हो सकता है, उसका जीनोटाइप या तो प्योर डोमिनेटिंग हो सकता है, ठीक है, या फिर हाइब्रिड डोमिनेटिंग हो सकता है, मीन्स हाइब्रिड उसका हो सकता है जीनोटाइप, या फिर प्योर हो सकता है। तो आपको क्या करना होगा, आपको उसे रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाना होगा,
और इसकी हेल्प से यू कैन फाइंड आउट द जीनोटाइप. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 28, दैट इज़ योर डिफाइन फ्लॉक्स एंड स्टेट देयर इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर. सारे आपको अभी तक डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई भी ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आपको फ्लॉक्स के बारे में बताना है. तो फ्लॉक्स क्या होता है आपका? फ्लॉक्स आपका डिकम्पोजर माइक्रोब और सेमी डिकेड ऑर्गेनिक मैटर के मासेस को बोलते हैं. ठीक है, मतलब कि वो माइक्रोब्स जो कि डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, और आपका जो सेमी डिकेड आधा जो डिकेड ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको, उसके मासेस को हम लोग फ्लॉक्स बोलेंगे. ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या रहती है? ये स्लज फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और फर्दर क्या होगा, इन्हें हम लोग एज एन इनोकुलम भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ड्यूरिंग योर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, and further it can be used as biogas and manure. फिर आपको आता है क्वेश्चन नंबर 29. अ फार्मर नोटिस्ड दैट निमेटोड इन्फेक्शन इन टोबैको प्लांट्स has resulted in the reduction in the yield. Suggest a strategy which provides cellular defense providing resistance to this pest. तो इसमें क्या बोला है कि एक फार्मर ने नोटिस किया है एक निमेटोड इन्फेक्शन हो गया है उसके टोबैको के प्लांट को, तो हमें क्या करना है, एक ऐसी स्ट्रेटजी बतानी है जिससे कि सेलुलर डिफेंस जो है वो प्लांट में हो सके. तो इसमें जो स्ट्रेटजी होगी वो होगी आपकी आरएनए इंटरफेरेंस की स्ट्रेटजी, जिसमें कि स्पेसिफिक mRNA जो है उसको साइलेंस कर दिया जाता है ताकि फर्दर वो इन्फेक्शन जो है वो कॉज ना कर सके प्लांट में. तो इसकी प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना होगा. नाउ वी कम टू योर क्वेश्चन नंबर 30. ठीक है, जिसमें कि आपको एक ग्राफ दिया गया है, और ग्राफ में आपको फिर पूछा गया है कि सबसे पहले तो हमें इसमें ऑर्गेनिज्मिक रिस्पॉन्सेज, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी तो ये ग्राफ जो है ये वहीं से लिया गया है, और इसमें आपको 3 स्लोप्स जो हैं वो आपको दिए गए हैं. ठीक है, तो आपको इनमें ऑर्गेनिज्मिक रिस्पॉन्सेज जो है वो बताने हैं L, M एंड N के, और उसके बेसिस पे फिर आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें से हमें ये कैटेगराइज करना है कि कौन सा L है, M है या फिर N है. तो सबसे pहले L यहाँ पर कन्फर्मर है. ठीक है, कन्फर्मर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो आपका चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट. ठीक है, एल यहाँ पे वो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, कन्फर्मर्स रहेंगे जिनका बॉडी टेम्परेचर हाईली इन्फ्लुएंस होता है, या फिर हम कह सकते हैं चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. एम यहाँ पर रेगुलेटर्स हैं. रेगुलेटर्स का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, चाहे आपका एक्सटर्नल एनवायरमेंट जैसा भी हो, या फिर उन्हें कांस्टेंट रखना पड़ता है, वरना वो स्ट्रेसफुल कंडीशंस को पास नहीं कर सकते. यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरनल लेवल दिया है, मतलब इंटरनल बॉडी टेम्परेचर और एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर दिया है, और यहाँ पे एम का लेवल एकदम कांस्टेंट है. तो दीज आर योर रेगुलेटर्स. नाउ वी कम टू योर एन विच आर योर पार्शियल रेगुलेटर, जो कि अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है तो उनका इंटरनल टेम्परेचर भी चेंज होगा, बट अप टू अ लेवल. फिर वो क्या करेंगे, उस चीज़ के लिए अडाप्ट हो जाएंगे और उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा या उन्हें रखना पड़ेगा. तो इसी के बेसिस पे आपको 2 कंडीशंस दी हैं कि इन समर वी स्वेट प्रोफ्यूजली. वी मतलब कि ह्यूमन बींग्स हम लोग समर में बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं. तो ये क्यों होता है, क्योंकि हमें अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट मतलब कांस्टेंट रखना पड़ता है. तो वी कम अंडर एम रेगुलेटर्स. स्वेटिंग क्या होती है, स्वेटिंग कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है समर के टाइम पे, ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हाई ना हो जाए. उसके बाद है समटाइम्स डेजर्ट लेजर्ड बास्क इन द सन एंड समटाइम्स दे मूव इनटू द शेड. तो ये आपके आ जाते हैं कन्फर्मर्स में, क्योंकि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है. तो जब सन होगा, सनलाइट होगा, ठीक है, कभी कभी तो वो क्या करेंगे, दे विल गो इनटू द सनलाइट, दे विल बास्क इन द सनलाइट. वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करेंगे, और कभी कभी वो शेड में मूव कर जाएंगे अगर ज़्यादा ही गर्मी होगी. इसी में आपको ऑप्शन में एक और क्वेश्चन दिया है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग. वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन्स. द रीजन फॉर दिस इज दैट स्मॉलर एनिमल्स हैव लार्जर सरफेस एरिया. उनकी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उनका सरफेस एरिया
कैसा होता है, ज़्यादा होता है, और अगर वो पोलर रीजन्स में पाए जाएंगे तो वहाँ से बॉडी का हीट बहुत ज़्यादा होगा जो कि वो बेयर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर एंड लिम्स। वो इसलिए क्योंकि शॉर्टर ईयर और लिम्स क्या करता है, हीट लॉस को मिनिमाइज करता है, जिसे हम बोलते हैं एलेंस रूल। Initially we feel nausea and fatigue when we reach a high altitude such as रोहतांग पास and then gradually we feel normal। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि हाई ऑल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो लो होता है। हमारी बॉडी को अडेप्ट करने में, उस लो ऑक्सीजन अमाउंट में अडेप्ट करने में टाइम लगता है, और जब हम अडेप्ट हो जाते हैं तो हमारी बॉडी नॉर्मल हो जाती है। नाउ वी कम टू योर next section, that is your section D, which carry 5 marks each having 3 questions। and इसमें आपको 31st क्वेश्चन में एक ग्राफ दिया है जो कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ग्राफ भी एनसीईआरटी का डायरेक्ट ग्राफ दिया हुआ है आपको, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसमें सबसे पहले आपको पूछा है एक्स और वाई हार्मोन्स के बारे में, इनका लेवल दिया हुआ है। तो एक्स यहाँ पे है हमारे पास एस्ट्रोजन जो कि ग्रोइंग फॉलिकल्स आपके सिक्रीट करते हैं इनसाइड द ओवरी, एंड वाई हमारे पास यहाँ पे है प्रोजेस्टेरोन जो कि कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है। अब हमें क्या करना है, इन एक्स और वाई हार्मोन्स के बेसिस पे हमें ये इवेंट्स को डिस्क्राइब करना है जो कि 6 से 15 डेज के बीच में होते हैं फीमेल्स में, 16 से 25 डेज के बीच में होते हैं, और 26 से 28 डेज के बीच में होता है अगर ओवा फर्टिलाइज ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले 6 से 15 डेज के बीच में यहाँ पे क्या होगा, एंडोमेट्रियम जो है वो आपकी रीजनरेट होना शुरू होगी, मीन्स दोबारा से बनना शुरू होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो 6 से 15 डेज के बीच में जो एस्ट्रोजन है उसका अमाउंट स्लोली इंक्रीज कर रहा है व्हेन इट रीच टू योर 15th डे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस टाइम पे जो यूटेराइन वॉल है, एंडोमेट्रियम जो है इनर वॉल, वो ग्रो कर रही है जैसे जैसे एस्ट्रोजन का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव 16 से 25 डेज। 16 से 25 डेज के बीच में क्या हो रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट आपका बहुत ज़्यादा पीक लेवल पे आ गया है, प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट पीक लेवल पे आ गया है, यानी कि एंडोमेट्रियम इज नाउ प्रिपेयर्ड फॉर इम्प्लांटेशन इन केस अगर ओवा फर्टिलाइज हो गया है तो। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट ज़्यादा है, मतलब कि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट कर रहा है बहुत ज़्यादा अमाउंट में ताकि इम्प्लांटेशन हो सके जाइगोट की। देन वी कम टू योर, यह साथ साथ एस्ट्रोजन का अमाउंट यहाँ लो हो गया है। ठीक है, तो नाउ वी कम टू योर थर्ड, 26 to 28 डेज के बीच में अगर ओवम इज नॉट फर्टिलाइज तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों हॉर्मोन्स का अमाउंट लो हो गया है, एंड देन देयर विल बी स्टार्टिंग और इनिशिएशन ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगेन। जो एंडोमेट्रियम वॉल होगी वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगी, साथ साथ जो ओवा था अनफर्टिलाइज्ड वो भी रिलीज आउट हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। देन वी कम टू योर क्वेश्चन नंबर 31 में और में जो आपको ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम शो किया गया है। ठीक है, जिसमें जो कि आपका ग्रोइंग फिटस का डायग्राम है। इसमें आपको फिगर को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा। इसमें आपको पता होना चाहिए ए क्या है, बी क्या है, सी एंड डी, तो इसकी आपको लेबलिंग पता होनी चाहिए। इन द अबव फिगर choose and name the correct part A, B, C or D that act as temporary endocrine gland and substantiate your answer. Why is it also called functional junction? तो यहाँ पे टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा एक्ट करेगा, आपका प्लासेंटा एक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे आपके गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हो गए, ह्यूमन प्लासेंटल
लैक्टोजन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये इन सभी हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। तो इसीलिए हम इसको एंडोक्राइन ग्लैंड, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और इसे हम फंक्शनल जंक्शन क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये सप्लाई को, ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई को फैसिलिटेट करता है फ्रॉम मदर टू द फिटस। देन मेंशन द रोल ऑफ बी इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो यहाँ पे बी क्या है? बी यहाँ पे है प्लासेंटा, जो कि एम्ब्रियो के साथ कनेक्टेड है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। और इसका फंक्शन क्या होता है, रोल क्या होता है? टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियो टू द मदर्स ब्लड। सी है हमारे पास, नेम द फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो, हाउ इज इट मिसयूज्ड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। तो जो फ्लूइड डेवलपिंग एम्ब्रियो को ह्यूमंस में सराउंड करती है उसे हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। और डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करके उसमें क्रोमोसोम के पैटर्न को स्टडी कर सकते हैं। क्रोमोसोम के पैटर्न को स्टडी करेंगे तो वो उसमें इजीली पता लगा सकते हैं कि वेदर द डेवलपिंग फिटस इज अ गर्ल चाइल्ड और अ बॉय विल बी अ बॉय चाइल्ड। तो इससे सेक्स डिटर्मिनेशन आपका पता लगाया जा सकता है। नाउ वी कम टू योर क्वेश्चन नंबर 32, जो कि ऑप्शन में है, फिर 33 भी आपको ऑप्शन में दिया है। इवेलुएट द सुटेबिलिटी ऑफ डीएनए एंड आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल एंड जस्टिफाई द सुटेबिलिटी ऑफ द वन दैट इज प्रेफर्ड एज एन आइडियल जेनेटिक मटेरियल। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आरएनए और डीएनए में डिफरेंसेस पता होने चाहिए, कुछ सिमिलैरिटीज पता होनी चाहिए, ताकि आप एट लास्ट ये बता सको कि कौन सा मॉलिक्यूल आइडियल जेनेटिक मटेरियल होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ डिफरेंसेस प्रोवाइड करवाए हैं कि आरएनए आपका डीएनए से कैसे डिफर करता है। आरएनए ज़्यादा कम स्टेबल रहता है एज कंपैरिजन टू डीएनए, और आरएनए में ज़्यादा म्यूटेशंस होती हैं, डीएनए में म्यूटेशंस बहुत स्लो रेट पर होती हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो डीएनए है वो ज़्यादा स्टेबल है और इसी वजह से डीएनए ही आइडियल जेनेटिक मटेरियल के लिए प्रेफर किया गया है बाय द ऑर्गेनिज्म बाय द टाइम एवोल्यूशन वाज देयर। तो नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है ऑप्शन में वो है हमारे पास, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एज सजेस्टेड बाय वॉटसन एंड क्रिक। तो वॉटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए रेप्लिकेशन दिया था, तो सबसे पहले इसमें आपको सेमी कंजर्वेटिव नेचर बताना होगा डीएनए का। उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट्स देनी होगी रेप्लिकेशन की, क्या क्या रहती है, कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। फिर हमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स, ट्राइफॉस्फेट प्रेजेंट रहते हैं, तो ये सारी रिक्वायरमेंट आपको देनी होगी। फिर आपको पोलैरिटी का ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ रेप्लिकेशन होती है। रेप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होगी, ठीक है, यानी कि इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हो रेप्लिकेशन को, और उसकी पूरी प्रोसेस को आप इजीली ड्रॉ आउट कर सकते हो या फिर पॉइंट्स में आप लिख सकते हो। The last question here we have is question number 33. Identify and name the disease in which patient cell lose the property of contact inhibition. Contact inhibition वो प्रॉपर्टी होती है नॉर्मल सेल्स की जिसकी हेल्प से ज़्यादा डिवीजन नहीं होती। एक पर्टिकुलर अमाउंट पे सेल ग्रो करता है, डिवाइड करता है और फिर स्टॉप कर देता है डिवीजन को। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये हम लोग कैंसरस सेल्स में नहीं देख सकते। सो द डिजीज विल बी कैंसर। State its possible causes and explain any 3 method to accurately detect. तो इसमें आपको possible causes इसके क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो physical environment, exposure to x-rays, chemicals, वायरल ऑन्कोजेंस या फिर म्यूटेशन हो जाती है तो इस वजह से कैंसर हो सकता है। और इसे हम लोग डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ की हेल्प से। फिर हम ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट कर सकते हैं। रेडियोग्राफी भी एक टेक्निक है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है जिसकी हेल्प से हम लोग कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। या फिर हम लोग एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन की हेल्प से कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। या फिर हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की हेल्प से भी कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, इनमें से आप
3 मेथड्स जो हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे, यू कैन राइट इट डाउन। देन वी कम टू योर लास्ट 33 ऑप्शन क्वेश्चन जो है आपका ऑप्शन में दिया है, अ पेशेंट हैड टेस्ट इज पॉजिटिव टू अलीजा टेस्ट। ठीक है, आइडेंटिफाई द डिजीज। अलीजा के लिए अगर पॉजिटिव है तो मीन्स द डिजीज, मोस्ट प्रोबेबली द डिजीज विल बी एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। फिर उसमें हमें क्या बताना था, उसका पैथोजन जो कि है आपका HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसके हमें रीजंस देने हैं फॉर द रिड्यूस्ड एंड वीक इम्यूनिटी, कि HIV जब इन्फेक्शन होता है किसी भी पर्सन को तो उसकी इम्यूनिटी वीक क्यों हो जाती है। फिर उसका हमें एक पूरा का पूरा पाथ बताना है कि वो स्प्रेड कैसे होता है और वो कैसे हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। तो कॉज इसका ये हो सकता है कि, हो तो नहीं सकता बट होता है कि T लिम्फोसाइट्स जो हमारी बॉडी में होते हैं वो आपके रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से B लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज नहीं बना सकते अगेंस्ट HIV योर ऑर्गेनिज्म या फिर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो इसका पाथ जो है वो आप डायग्राम के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हो या फिर आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, जैसा भी करोगे। और बच्चों कोशिश करना कि जब भी आप एग्ज़ाम में लिखो तो आप पॉइंट्स में लिखो हमेशा, ताकि आपका जो इन्विजिलेटर होगा, जो भी एग्ज़ाम को चेक करेगा आपका, उसे पढ़ने में इजी हो। और प्रेजेंटेशन आपकी हमेशा अच्छी होनी चाहिए। Thank you, and I hope this information was useful to you, and go through the sample paper again and again so that your concepts are clear related to these questions, and of course so that you can prepare yourself better for your board exams.